वेलकम टू फिज़िक्स अबाउट। इस लेक्चर में हम लोग डील करने जा रहे हैं लाइट को। इसमें हम लोग स्पेशली देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट लाइट। सो लाइट को सबसे पहले समझते हैं। लाइट क्या है? आप बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन एक चीज़ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, लाइट एक ऐसी चीज़ है जो विजिबल नहीं है। लाइट इज़ नॉट विजिबल। ओके, ये विजिबल नहीं है। ये बात अलग है कि ये हमारे परसेप्शन में ये बात फील होती रहती है कि ये ब्राइटनेस है और ये कलर समवॉट वाइट जैसा कि बताया जाता है कि लाइट का कलर क्या है, वाइट है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 7 कलर्स। ओके, बट लाइट विजिबल नहीं है। कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि उसने लाइट को देखा है, लेकिन इट मेक्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स, इट मेक्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स विजिबल। यानी ये खुद नहीं दिखती है आपको, लेकिन ये हर एक चीज़ को विजिबल बना देती है। क्लियर है ये बात? सो लाइट इज नॉट विजिबल बट इट मेक्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स विजिबल। ओके, आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं हिस्ट्री में। न्यूटन ने क्या बताया था विजिबल या लाइट के बारे में, विजिबिलिटी या। ओके, आइए चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में। ये जानते हैं कि न्यूटन ने लाइट पर क्या बताया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी, क्लास 9th में आपने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, दोनों न्यूटन से रिलेटेड। लेकिन आपको ये बात बहुत सरप्राइज कर रही होगी कि न्यूटन ने लाइट के ऊपर भी काम किया हुआ, उन्होंने बुक भी लिखी है लाइट से रिलेटेड। ओके, उन्होंने क्या कहा लाइट के बारे में? उन्होंने कहा कि लाइट consist of minute invisible particles. Okay, minute invisible particles called corpuscles. क्या नाम दिया उन्होंने इसका? corpuscles। ठीक है, ये उन्होंने नाम दिया। लाइट कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड corpuscles। उन्होंने ये भी बताया कि एक ल्यूमिनस बॉडी, कौन सी बॉडी? जो लाइट को अपने से बाहर की तरफ निकालती हो। अ ल्यूमिनस बॉडी सेंड्स corpuscles out in all the directions। ठीक है, and the motion of corpuscles does not depend upon the force of gravitation। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें बताई, हम उसकी पूरी डिटेलिंग नहीं करने जा रहे हैं। क्लियरली समझ जाइए कि इसका मतलब है कि इतनी सारी चीज़ें जो आप अभी स्टडी कर रहे हैं, उससे पहले इसका मतलब है कि न्यूटन ने बहुत कुछ बता दिया था पहले से। ठीक है, क्या बता दिया था? कि लाइट कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड corpuscles। अ ल्यूमिनस बॉडी सेंड्स corpuscles आउट इन ऑल द डायरेक्शन। द मोशन ऑफ corpuscle डज नॉट डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आप देख लीजिए, ग्रेविटेशन की जहाँ चर्चा हो रही है, इसका मतलब है कि corpuscles को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत थी। ठीक है, और उसका नाम उन्होंने दिया था ल्यूमिनी
ल्यूमिनीफेरस ईथर। ठीक है, ये एक ऐसा मीडियम था जिसके थ्रू लाइट प्रोपैगेट करती थी एक जगह से दूसरी जगह। मीडियम है बट ग्रेविटेशन पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है ये बात? सो थोड़ा सा हिस्ट्री में चले गए। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बताई थी। उन्होंने कहा था कि कर्पसल्स के डिफरेंट साइजेस, छोटे बड़े डिफरेंट साइजेस, वो जब रेटिना पे पड़ते हैं तो वहाँ डिफरेंट कलर्स का सेंसेशन पैदा करते हैं, सो दैट कि हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं वो कलरफुल दिखाई देती हैं। अगर मीडियम ज़्यादा डेंसर है यानी पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो वहाँ कर्पसल्स यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और जहाँ पर कम है पार्टिकल्स वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट स्लो डाउन हो जाएगी। सो इनकी बहुत सारी बातें गलत साबित हो गई। लाइक कि अगर डेंसर मीडियम होती है तो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट स्लो डाउन हो जाती है। सो न्यूटन के ठीक अपोजिट ये सब चीज़ें वहाँ पर पता चल गई। इस कर्पस्कुलर थ्योरी के ठीक अपोजिट वहाँ पर बहुत सारी बातें पता चल गई। ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने ही सिर्फ काम किया था उस टाइम में लाइट के ऊपर। बहुत सारे और भी मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट लाइक रेने डेस्कार्टे, जिनका कोऑर्डिनेट एक्सिस आप पढ़ते हैं, ओके, जिसको कार्टेशियन प्लेन के नाम से आप जानते हैं, वहाँ पर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस जो रेने डेस्कार्टे का पढ़ते हैं, उन्होंने लाइट में बहुत काम किया हुआ था। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं अपने इस हिस्ट्री के बाद लाइट के बारे में समझने की कोशिश करें जो हमारे सिलेबस के हिसाब से है। जब आप हायर फिजिक्स में जाएंगे तो ये सब बातें वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। सो मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या है ये लाइट? अब हम अपने हिसाब से देख लें। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, it is a form of energy which consists of electromagnetic wave। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैं दोनों को सेपरेट कर दे रहा हूं लिखने में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड रिक्वायर्स no medium for its propagation। यानी इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर इट्स प्रोपैगेशन। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वेव जैसा बर्ताव करता है, वेव जैसा कैरेक्टर है। कैसा होता है वेव? जब आप एक स्ट्रिंग लेकर और उसका एक सिरा यहाँ बांध देते हैं रोप लेकर और उसे झटके मारते हैं तो कुछ ऐसा वेव चलता हुआ आपको दिखाई देता है। उसी तरह अगर पानी में एक पेबल मार देते हैं, पत्थर का छोटा सा टुकड़ा, तो ये कुछ ऐसा अप्स एंड डाउन्स दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड वेव। ओके, सो यहाँ पर क्या है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह दिया गया और कहा गया कि ये किसी मीडियम का मोहताज नहीं है, यानी मीडियम ना भी हो तो चलेगा। इसका मतलब स्पेस में, एकदम आउटर स्पेस में चले जाइए, वहाँ भी लाइट आसानी से ट्रैवल कर सकता है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लाइट आसानी से ट्रैवल करके आ जाता है। इन द वाटर वहाँ पर भी ब्राइटनेस आपको दिखती है, फील होती है। इसका मतलब हर एक मीडियम में ये चलकर जाता है और किसी मीडियम की इसको ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया था और अलग अलग लिख दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें ये होता है, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक एक्सिस है, ये उसके परपेंडिकुलर दूसरा एक्सिस है और ये तीसरा एक्सिस है। आप जानते हैं कार्टेशियन प्लेन में 3 एक्सिस लेकर आप आसानी से चल सकते हैं, 3 डायमेंशनल। ओके, अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, किसका? मैग्नेटिक फील्ड। ये आगे चल के आप पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है।
ठीक है, तो ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा, लाइट के प्रोपैगेशन का हो जाएगा। वेव जनरली मैंने अभी जस्ट बताया कैसे ट्रेवल करता है, एक वेव जो है वो ऐसे ट्रेवल करता है, जस्ट लाइक स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड। आप जानते ही हैं मेरा फिगर बहुत परफेक्ट नहीं हो पाता है, फिर भी आई एम ट्राइंग टू गिव यू द इनसाइट। ये वेव है, देख लीजिए, थोड़ा सा कहीं ऐसे करके इंक्रीज होता जा रहा है, एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच रहा है, और आप जानते हैं दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। साउंड में जस्ट आपने एक क्लास पहले पढ़ा हुआ है, यानी पिछले क्लास 9th में आपने ये पढ़ा हुआ है। सो ये लगातार चलता हुआ चला जा रहा है। देखिए किसके डायरेक्शन में, ये जो वर्टिकल लाइन का डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में अप डाउन, चूँकि ये अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा तो इधर निगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। मैंने मिटा दिया था फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ओके, अभी फिर से मिटा देते हैं ये निगेटिव वाई डायरेक्शन। आइए अब आपको बताएं कि एक जो है वो इसके डायरेक्शन में जा रहा है, ये लीजिए, ये पिंक कलर का जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है। तो हमारा वेव कैसा बनेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा, सॉरी, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा तिरछा लेकर जाना है आपको, इसके इस लाइन के पैरेलल, देख लीजिए, इस लाइन के पैरेलल यहां से। सो क्या है इसका मकसद, क्या बताना चाह रहा है ये बताना ये चाह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लगातार वैरी कर रहा है, तो वो किसको बर्थ दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्थ दे रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वैरी कर रहा है तो वो किसको रास्ता बना रहा है, किसके लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रास्ता बना रहा है। देख लीजिए, ये हमारा जो लाइन है, ये पिंक वाला लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल, और ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब आप देखिए कि ये इस डायरेक्शन में और ये सभी एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है, याद रखिएगा ये सभी 90 डिग्री पर है, 3 डायमेंशनल केस है ये। सो जब वैरिइंग इलेक्ट्रिक फील्ड या वैरिइंग मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी बन रहा होता है तो उसके कारण दूसरा फील्ड जनरेट हो जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है तो उसके कारण वैरिइंग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, और दोनों जब एक साथ डेवलप करने लगता है तो ये डायरेक्शन जो होता है वो हमारे लाइट का डायरेक्शन हो जाता है। क्लियर है, इसीलिए हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम यहाँ पर दिया, ठीक है। और वेव इसलिए कि आप देख लीजिए वेव के फॉर्म में चल रहा है। क्लियर है। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड रिक्वायर्स नो मीडियम। ऐसे डेवलपमेंट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहाँ, जहाँ वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा हो या वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा हो, उससे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और उस दोनों पर परपेंडिकुलर लाइट ट्रैवल करते हुए चली जा रही है। यानी लाइट जो आपके परसेप्शन में फील हो रही है वो इतने सारे प्रोसेसेस के बाद आपको मिल रही है, ठीक है। देयरफॉर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें होता है और इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है प्रोपैगेशन के लिए। ओके, सो इस वेव थ्योरी पर ये जो वेव थ्योरी आई, इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने बहुत सारे फेनोमेना को करके बताया। हम बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, लाइक यंग्स आए, उनका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, हाइगेंस आए, फ्रेस्नेल आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने इंटरफेरेंस के बारे में बताया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो ये वेव थ्योरी इनके थ्रू तो एकदम परफेक्ट, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट के थ्रू परफेक्टली वो प्रूव हो गई। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये ओनली वेव है, क्योंकि अगर सिर्फ वेव होता तो ये क्या होता कि किसी सरफेस से
अगर मान लीजिए ये आपने कोई सरफेस लिया हुआ है कुछ इस टाइप का, अगर ये वेव आ रहा होता, वेव कुछ ऐसे आता है टकराता, ये वेव ऐसे आता, हो सकता है कुछ इसके एज से होकर इधर चला जाता और फिर ये साइड भी थोड़ी सी विजिबिलिटी दिखने लगती। लेकिन बात यह है कि किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट क्रॉस नहीं करता है, यानी ओपेक ऑब्जेक्ट या सॉलिड ऑब्जेक्ट उसे रोक देता है और इस साइड शैडो बन जाता है। ठीक है, सो वेव थ्योरी शैडो को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वेव जैसे ही एक दूसरे से इंटरफेयर करते हैं वो इस तरह का कुछ अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट लाइंस बनाने लगते हैं। ठीक है ना, अगर वाइट वाला ब्राइट है तो ये पिंक वाला हम डार्क बता रहे हैं, ये डार्क बनाने लगते हैं इस तरह का। ये वेव थ्योरी को सपोर्ट करता है, लेकिन शैडो जो है वो वेव थ्योरी से नहीं आ पाता है। वहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने दावा करना शुरू किया कि लाइट जो है वो किस चीज़ से बनी हुई है। लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, याद रखिएगा ये भी इनविजिबल पार्टिकल है, ये दिखता नहीं है। इनविजिबल पार्टिकल, इनविजिबल, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, यानी शैडो किसके कारण बन रहा है, वो पार्टिकल के कारण बन रहा है, क्योंकि पार्टिकल जो है किसी सॉलिड मटेरियल को पार करके इस पार से उस पार नहीं जा पाता है, देयरफॉर शैडो का फॉर्मेशन होने लगता है। सो एक तरफ तो वेव की थ्योरी काम आ रही थी और दूसरी तरफ पार्टिकल की थ्योरी काम आ रही थी, यानी लाइट कंसिस्ट ऑफ बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। बाद में साइंटिस्ट ने इन सब चीज़ों को यूनिफाई कर दिया, यानी वो कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है और पार्टिकल भी है, यानी डुअल नेचर है। क्या है डुअल नेचर लाइट का? इट कंसिस्ट, डुअल नेचर, पहला है वेव या जिसको आप पहले रखना चाहते हैं, और दोनों इसमें एक साथ काम करता है, वेव एंड पार्टिकल। लाइट कंसिस्ट ऑफ और इट बिहेव्स डुअली, एट टाइम्स इट इज़ वेव एंड एट टाइम्स इट इज़ पार्टिकल। सो आइंस्टाइन का बहुत वेव पार्टिकल थ्योरी पे रिसर्च है, ज़रूरत पड़ेगी आपको तो आगे चल के आप पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज वेल एज इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, और दोनों अपनी अपनी जगह पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव हैं, जैसे शैडो का बनना। और कुछ चीज़ और बता देते हैं फोटॉन्स के बारे में, इसका रेस्ट मास 0 होता है, ये जनरल मास नहीं है, ये रेस्ट मास है। जैसे मैंने एक बार बताया था कि क्या मास नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, सो ये रेस्ट मास है, ये जनरल मास नहीं होता है, रेस्ट मास इसका 0 होता है फोटोन का, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। ठीक है, सो लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन, और उसके ऊपर नो चार्ज एंड रेस्ट मास 0 है। ये किस चीज़ को समझने में हमें मदद कर रहा है? शैडो को समझने में मदद कर रहा है। सो ये हो गया लाइट का इंट्रोडक्शन। अब आइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे चलते हैं। जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो हम ये चीज़ मानकर चलते हैं कि लाइट के रेज जो हैं वो किसी सरफेस पे पड़ते हैं और पड़ने के बाद वो रिटर्न आ जाते हैं सेम मीडियम में। ओके, अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के बारे में इनिशियल से लेके थोड़ी सी हिस्ट्री सब हमने समझ लिया। अब समझने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए ये एक ओपक सरफेस है, ऐसा सरफेस जिससे होकर लाइट पास नहीं कर सकती है। ओके, और एकदम प्लेन है, तो ये रे ऑफ लाइट आई। ओके, सबसे पहले हम रे ऑफ लाइट को समझाते हैं, थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करते हैं। लाइक ये जो क्वांटा की बात की है, पार्टिकल्स कॉल्ड क्वांटा, पार्टिकल्स
लाइट पार्टिकल, और लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल कॉल्ड क्वांटा। इसके बारे में सबसे पहले मैक्स प्लांक ने बताया था। थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस कर देना चाहते हैं। मैक्स प्लांक ने क्या बताया था कि कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, लाइक सन, वो तो अपना लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन घर में अगर बल्ब है तो भी उससे लाइट बाहर निकल रही है। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है वो अपने से क्या होता है, बाहर एनर्जी रेडिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। देख लीजिए, यही पैकेट्स है, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, यही स्मॉल पैकेट्स हैं जो ये बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटा। दीज स्मॉल पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा। सो इट carries energy, all the quanta carries energy with it, and this energy is equal to h, or this energy is proportional to the frequency। किसके हैं? प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हटाते हैं एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पर h लगाए हैं जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी f। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इस फ्रीक्वेंसी को न्यू लेटर से, ये न्यू लेटर से भी डिनोट करते हैं। ओके, सो E इज इक्वल टू एच एफ लिख लीजिए या इज इक्वल टू एच न्यू लिख लीजिए। और ये भी बताया हुआ था कि आपकी जो वेलोसिटी है वो न्यू इंटू लैम्डा, साउंड में जाकर देख लीजिएगा एक बार, फिर से रिफ्रेश कर लीजिएगा, दिस इज़ न्यू इंटू लैम्डा। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में एक रिलेशन है। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट को हम c से लिखते हैं, दैट इज़ न्यू इंटू लैम्डा। ओके, देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। इस वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए। ओके, इसका मतलब है कि एनर्जी किस चीज़ पर भी डिपेंड कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। सो हमने कहा कि एक रे, ये जो आ रहा है कहीं से भी, किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट से, तो मैं उसी चीज़ को डिफाइन करना चाह रहा था कि व्हाट इज़ अ रे, रे क्या होता है। इसीलिए मैंने इतनी सारी बैकग्राउंड की पीछे की बातें बताई, प्लांक्स के फाइंडिंग के बारे में बताया। सो रे क्या है? इट इज पाथ ऑफ एनर्जी ट्रेवल, या इट इज पाथ ऑफ एनर्जी प्रोपैगेशन। देख लीजिए, एनर्जी का प्रोपैगेशन एच न्यू, यही तो है प्रोपैगेशन, लेकिन रे में कंटिन्यूटी दिखाते हैं, यहाँ डिसकंटिन्यूटी है। इट इज पाथ ऑफ एनर्जी प्रोपैगेशन इन द लिमिट when wavelength, that is wavelength LENGTH tends to, wavelength tends to 0, यानी वेवलेंथ को लैम्डा लेटर से शो करते हैं और टेंड्स टू को इस लेटर से डिनोट करते हैं। टेंड्स टू का मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0 बट क्लोज टू 0। क्लियर है ये बात? सो इट इज पाथ ऑफ एनर्जी प्रोपैगेशन इन लिमिट्स व्हेन वेवलेंथ टेंड्स टू 0। सो आप देख लीजिए, इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिएगा, ये 0 जैसे जैसे करते जाइएगा, एनर्जी 0 के जैसे ही ये करीब पहुँचाइएगा, एनर्जी इनफाइनाइट होता चला जाता है। ठीक है, सो देख लीजिए, इट इज़ पाथ ऑफ, यानी रे के बारे में आप अगली बार से कंफ्यूज नहीं रहिएगा कि अरे रे का मतलब ये होता है ना कि एक रे आ रहा होता है। क्या है भाई रे? नहीं पता है, बस अरे लाइट से एक रे नहीं आता है, वही लाइट कहलाता है, वही रे कहलाता है। लेकिन आज से ये बात क्लियर कर लीजिए, इट इज़ पाथ ऑफ एनर्जी प्रोपैगेशन इन लिमिट्स व्हेन वेवलेंथ टेंड्स टू 0। ओके, ये चीज़ जब क्लियर हो गई, तो जब एक रे ऊपर से फॉल करके नीचे आ रही है, किसी सरफेस पे टकरा रही है,
तो ये क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे कहलाती है। क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद ये वापस फिर उसी मीडियम में वापस चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये ओपेक सरफेस है और वो उसे पास नहीं करने दे रहा है। देयरफॉर टकरा कर पॉलिश सरफेस है, टकरा कर वापस चली गई। वापस जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये इंसिडेंट हो रही है, इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्लियर है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक जो है इस सरफेस पे अगर यहाँ इस पॉइंट से एकदम परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया जाए, एकदम परपेंडिकुलर लाइन इस सरफेस पे जिस पर लाइट को आपने इंसिडेंट कराया है, तो वो क्या कहलाती है? वो लाइन जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर खींचा है वो नॉर्मल कहलाती है। इस सरफेस पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, किस सरफेस पे? पॉलिश्ड सरफेस पे। दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ही होता है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कि इट इज अ लाइन विच इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया। ये सब स्मूथ सरफेस की बात है, जब स्मूथ सरफेस पे रेज फॉल कर रही है। और रेज के बारे में आज से बिल्कुल क्लियर हो जाइए। ये नहीं कह रहे रे होता है ना, वो जो मैंने पहले कहा रे होता है सो रे होता है। नाउ इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद अगर मान लीजिए वो स्मूथ सरफेस था तो लाइट ऐसे लाइट रे फॉल कर रही थी, ओके, और बिल्कुल स्मूथ होकर वापस भी ऐसे रिफ्लेक्ट करके निकल जा रही थी। क्यों निकल जा रही थी? क्योंकि स्मूथ सरफेस में जितने भी पार्टिकल्स थे उन सबों का पार्टिकल्स का डायरेक्शन, पार्टिकल्स ओरिएंटेशन और डायरेक्शन, ओरिएंटेशन और डायरेक्शन इज इन वन डायरेक्शन ओनली। और इसीलिए उस डायरेक्शन में उसने लाइट को मोड़ दिया। लेकिन कभी कभी रफ सरफेस रहता है, कैसा? एकदम क्वार्स, खुरदुरा। सो रफ सरफेस को दिखाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें क्वार्सनेस दिखा देते हैं। अब ये जो लाइट फॉल कर रही है 3 4 5, ठीक है, फॉल तो ज़रूर कर रही है, बट ये मुड़ के इधर चली जा रही है, ये मुड़ के इधर भाग जा रही है और ये मुड़ के इधर चली जा रही है। ठीक है। सो अगर रफ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस लिया था आपने, सो यहाँ पर स्मूथनेस के कारण सभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एकदम स्मूथ तरीके से मुड़ जा रहे थे। लेकिन यहाँ रफ सरफेस है तो क्या हो जा रहा है? ये जो रे ऑफ लाइट मुड़ रही हैं इनका डायरेक्शन अलग अलग हो जा रहा है, मतलब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। क्यों है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन? वो इसलिए है कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इस क्वार्ट्ज सरफेस में या रफ सरफेस में जो ओरिएंटेशन होता है पार्टिकल का या डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? इन मेनी डायरेक्शन होता है, वो बहुत सारे डायरेक्शन में होता है। देयरफॉर जो लाइट रे उस पर फॉल कर रहे हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जा रहे हैं। सो स्मूथ सरफेस से बिल्कुल स्मूथ रिफ्लेक्शन है जैसा होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन रफ सरफेस से बिल्कुल डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। ओके, सो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब आइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ लें फिर से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, साउंड में आपने पिछले क्लास में क्लास 9th में पढ़ लिया था, वहाँ साउंड का था और यहाँ लाइट का था। या यूँ कहें कि आपने अपने बेसिक्स में जो नीचे के क्लास थे स्कूलिंग में, वहाँ भी इनपुट में आपको ये चीज़ 7th में 6th में पढ़ा दी गई है। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए फिर से वही फिगर ड्रॉ करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो 2 लॉ होते थे, ये तो आपको बिल्कुल रटा गया होगा अब तक कि दोनों लॉ हैं, लेकिन अब उनका यूज़ आपको सीखना पड़ेगा। पहले तक क्या होता था, सिर्फ आप उस लॉ को याद कर लेते थे, समझ लेते थे, बट उसके कारण हो रहे अलग अलग पोर्शन के
जो उसकी वैलिडिटी है उसको आप नहीं पकड़ पाते थे। आइए अब इस क्लास में 10th में आपको ये सब समझने की ज़रूरत पड़ेगी। सो मान लीजिए इंसिडेंट रे है, किसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई और यहाँ से वापस चली गई फिर उसी मीडियम में, और ये जो है आपने नॉर्मल खींच लिया है, ठीक है। सो नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए, इंसिडेंट रे जो है क्या बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बना रहा है, नॉर्मल के साथ। उसी तरह यहाँ क्या हो रहा है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या कर रहा है, वो एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। किसके साथ बना रहा है ये बात आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल के साथ बना रहा है, ओके। देयरफॉर इसे एंगल आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और इसे एंगल आर से डिनोट करते हैं। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ यही कह रहा है कि अगर इस तरह का सिचुएशन हो, एक प्लेन सरफेस से, स्मूथ सरफेस से, कोई पॉलिश्ड सरफेस से अगर कोई इंसिडेंट रे वापस अपने मीडियम में चली जाती है, इसी फेनोमेना को जिसमें वापस अपनी मीडियम में चली जाती है वो रिफ्लेक्शन कहलाती है, ठीक है ना। कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश्ड या ओपेक सरफेस पे फॉल करती है और रिटर्न हो जाती है सेम मीडियम में, देन इसी फेनोमेना को, इंसिडेंट होने के बाद रिटर्न हो जाती है सेम मीडियम में, तब इसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। व्हेन एनी रे ऑफ लाइट आफ्टर बीइंग इंसिडेंट अपॉन एनी पॉलिश्ड सरफेस रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, देन दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर कर लीजिए। सो देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ये जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड, दूसरा लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट, नॉर्मल टू द पॉइंट all lie on the same plane, means reflected ray, sorry incident ray reflected ray and normal to the point all lie ऑन द सेम प्लेन। प्लेन अलग नहीं होना चाहिए, या सेम सरफेस, प्लेन कहिए या सरफेस कहिए, दोनों चीज़ आप लेकर चल सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, अगर ऐसा होता कि आप ये दिखाते कि यहाँ से ऐसे टच किया और थोड़ा सा ये ऐसा वाला प्लेन है तो यहाँ भी चला गया टच करते हुए और यहाँ से ऐसे मुड़ गया, तो यहाँ पर आप वैलिडिटी नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। दो अलग अलग सरफेस भी हम उसकी बात नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑल लाई ऑन द सेम सरफेस और प्लेन। सो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद अब थोड़ा सा हम लोग समझें ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में। क्यों? क्योंकि जो भी इमेज बनेगा प्लेन सरफेस से, यानी ऐसे स्मूथ सरफेस से, उसमें दो चीज़ों की चर्चा बहुत होगी। एक तो होगी ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होगा, वो होगा इमेज। सो ऑब्जेक्ट इन जनरल क्या होता है, वैसा कोई एंटिटी, वैसी एंटिटी या वैसा वस्तु कहिए
जिसके ऊपर हमारी चर्चा रहती है, फोकस रहता है, ठीक है। कह रहे हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। जनरली ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसमें ल्यूमिनस कैपेसिटी हो, यानी ल्यूमिनसिटी हो, यानी जो लाइट बाहर की तरफ निकाल सकती हो। लेकिन ढेर सारी चीज़ें हैं जिसका इमेज हमें दिखाई देता है। बुक है, हम खुद जब अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं तो वहाँ हमारा इमेज दिखाई देता है, तो हम तो कोई लाइट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो हम क्या है, वहाँ पर केस ऑफ स्टडी हैं, ठीक है। हमारे ऊपर लाइट फॉल कर रही है और वो कहीं जाकर फिर एक जगह मिलती हुई दिखाई दे रही है जो इमेज बना रही होती है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इसको कह सकते हैं थिंग्स अबाउट विच वी स्टडी एज मेन मटेरियल, ठीक है। सो जिसके बारे में हम अपनी चर्चा उस वक्त कर रहे होते हैं। और इमेज, जब इस ऑब्जेक्ट पे रे ऑफ लाइट, जैसे आपके ऊपर या बुक के ऊपर जब रे ऑफ लाइट पड़ती है तो वो क्या होती है, रिटर्न होती है हमारे आइज़ में। चारों तरफ से इस पे रे ऑफ लाइट आ रही है और वो रिटर्न हो रही है हमारे आइज़ की तरफ, और इसका इमेज हमारी आँखों में बन रहा है। जैसे आपके नज़दीक में कोई पेड़, ठीक है, इस पर चारों तरफ से कहीं ना कहीं एक क्या बन रहा है, लाइट आके फॉल कर रहा है और ये रिटर्न हो रहा है आपकी आँखों की तरफ, और आँखों में वो इमेज बनता चला जा रहा है। उसी तरह प्लेन मिरर का केस है, वहाँ पर भी आप जब उसके सामने खड़े होते हैं तो लाइट पहले आप पर फॉल करती है, फिर रिटर्न जाती है मिरर के अंदर। सो इमेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉर्म्स somewhere either on the screen or anywhere off screen, यानी स्क्रीन को छोड़कर कहीं भी, ठीक है। सो जब किसी स्क्रीन पर बनती है इमेज तो उसे रियल इमेज कहते हैं। जैसे आप मोबाइल पर जो शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं वो एग्जैक्टली स्क्रीन पे बन रही है। आपको देखने से ये फील नहीं होगा कि वो बहुत पीछे बन रही है आपके दिए हुए स्क्रीन पे। सिनेमा घरों का जो स्क्रीन है वहाँ पर भी स्क्रीन पर बनता हुआ, उस पर्दे पर बनता हुआ इमेज दिखाई देता है आपको, ठीक है। लेकिन जो इमेज स्क्रीन पे नहीं बनता है कहीं और बन जाता है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, मिरर के सामने खड़े होइएगा, जितनी दूरी पर आप मिरर से होंगे, जितनी ज़्यादा दूरी पर आप मिरर से होंगे, मान लीजिए ये x डिस्टेंस पे हैं, तो उतनी ही पीछे x डिस्टेंस पर आपका वहाँ इमेज बन रहा होगा, ठीक है। उतनी ही पीछे वहाँ आपका इमेज बन रहा होगा। क्या है, स्क्रीन पे एग्जैक्टली नहीं बन रहा है। देयरफॉर ये क्या हो गया, ये एक वर्चुअल इमेज हो गया। जब ऑफ स्क्रीन कहीं पर भी बन रहा है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज कहते हैं। सो इमेज दो तरह का हो गया। और इमेज कब बनता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल करती है और वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी पोर्शन पर जब ये लाइट फॉल करके मिलती हुई नज़र आती है तब इमेज बनती है। इमेज या तो स्क्रीन पर वो रेज ऑफ लाइट या तो स्क्रीन पर मिल जाए तो रियल इमेज बना देती है, और वही रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखिए इस पर चारों तरफ से कहीं ना कहीं से रे फॉल कर रही थी, कहीं ना कहीं से, हर तरफ से, ठीक है। और वो रिफ्लेक्शन के बाद इस मिरर पर पड़ी और मिरर ने उसे पीछे ले जाकर बना दिया, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट क्या है, जो हमारे कंसिडरेशन में है, मेन मटेरियल है उस वक्त जिसके बारे में हम समझना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो लाइट प्रोड्यूस करेगी ही, लाइट उस पर आके फॉल करेगी और कहीं ना कहीं जाकर मिलती है, जहाँ मिलती है वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होता है। वो इमेज या तो स्क्रीन पर बनेगा, अगर स्क्रीन पर बनेगा तो वो रियल इमेज होगा,
और स्क्रीन पे नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो वो वर्चुअल इमेज हो जाएगा। क्लियर है? सो आइए हम लोग देख लें अब प्लेन मिरर का केस। प्लेन मिरर क्या है? एक ऐसा प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है, यानी अगर ये ग्लास है तो उसके एक तरफ से सिल्वर कोटिंग होती है। क्यों सिल्वर की कोटिंग की जाती है? क्योंकि सिल्वर की कोटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि सिल्वर को वन ऑफ द बेस्ट सिल्वर कोटिंग होती है बिकॉज सिल्वर को वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है, यह है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, यानी लाइट इस पर गिरेगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को वापस बैक टू द मीडियम भेज देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। देयरफॉर सिल्वर कोटिंग की जाती है और उसके पीछे से फिर से यहाँ पर रेड कलर से कोट कर दिया जाता है। ओके, सो दैट कि ये जो पॉलिश्ड सरफेस है वो एक तरह से बचा रहे। ये रेड कोटिंग होती है। एक तो सिल्वर कोटिंग को बिल्कुल सुरक्षा प्रदान कर देता है, वियर एंड टियर से बचा लेता है। दूसरी बात यह है कि लाइट जो है वो इतने ज़्यादा लेयर्स के बाद इस पार से उस पार होने का सवाल नहीं है। देयरफॉर प्लेन मिरर बिल्कुल एक तरफ से स्मूथ है, दूसरी तरफ से कोटेड है। सो हम इस पोर्शन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर के केस में? बहुत ऑब्वियस सी बात है और आपने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन हमने क्या कहा था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आपको यूज़ करना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने बहुत बचपन से पढ़ लिया था, बट यूज़ नहीं करना सीखा होगा। आइए सीखते हैं ये यूज़ भी। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है और उसके एक तरफ आपका ये चेहरा है, ठीक है। अभी आपको मेकअप करना है, सो आपने खुद को यहाँ पर शीशे के सामने खड़ा कर लिया है, स्माइलिंग, ओके, वॉचिंग हेयर एंड देयर एंड लुकिंग इनटू द मिरर, ओके। शादी में जाना है, सो अगर इसको पॉइंट मान लेते हैं, सो ये पॉइंट से बहुत सारे रेज आ रहे हैं और आने के बाद मैं आता हुआ रेज नहीं दिखा रहा हूँ, रिफ्लेक्ट होके ये कुछ ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। सो देखिए जिस तरह से आएंगे, यहाँ पर एक आपको परपेंडिकुलर लाइन खींच लेना है जिसे नॉर्मल कहते हैं। बहुत लंबा मत खींचे, लंबा खींचने से हो सकता है आपको प्रॉब्लम होने लगे। सो ये इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी उसी एंगल से बाहर जाएगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे। सो हम इसको नाम दे देते हैं I1, क्योंकि अभी और भी रेज लेनी है, और R1, ओके। दूसरा मान लीजिए इस पोर्शन से आपका ये गया, ठीक है। सो यहाँ भी नॉर्मल ले लीजिए और वहाँ से उसी पोर्शन से थोड़ा ज़्यादा एंगल से ये वापस आएगा, ठीक है, चूँकि ये ज़्यादा एंगल आप दिखा रहे हैं तो ये आ गया, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाइए। पीछे की तरफ जब ले जाएंगे तो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट पर जाने के बाद वही आपका फिगर फिर से यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार जो फिगर है हम थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना चाहते हैं। इस आई को हम थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं और इस आई को हम एज इट इज़ छोड़ रहे हैं, इस आई को हॉलो रख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। सो इस बार जो आपको फिगर बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। जो इधर वाला आपका जो डार्क आई था वो कुछ ऐसा बन जा रहा है, और जो अभी इस फिगर के हिसाब से राइट में था वो लेफ़्ट में चला गया, और जो लेफ़्ट में है वो किधर जा रहा है? राइट में चला जा रहा है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं, ठीक है। अब मेकअप अच्छे से नहीं हुआ है इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है कि अरे क्या हो गया, और ये डिस्टेंस उतनी ही रहेगी जितनी इधर से इधर की थी। डिस्टेंस में कोई कमी नहीं होने वाली। दूसरी बात समझने की दिक्कत ये है कि आपने बस ये खींच लिया, लेकिन ये तो नहीं समझा
कि ये जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है वो आगे जाकर फैलती ही जा रही है, देखिए फैलती ही जा रही है और कहीं जाकर भी मीट नहीं करेगी। आपने उसको मिलाने के लिए उससे पीछे की तरफ खींच दिया है, यानी खुद से कोशिश की है। यानी रे ऑफ लाइट खुद से ओरिजिनली कहीं जाकर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। जब रे ऑफ लाइट कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो वहाँ रियल इमेज नहीं बनेगा। बट जब आप खुद को यहाँ रखते हैं, अपने आईज़ को यहाँ रखते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं, तब आपको पता चलता है कि अरे ये तो पीछे की तरफ जाकर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपको पता नहीं चलता है, बट आप देख सकते हैं पॉलिश सरफेस है तो उस साइड थोड़े जाएगा, लेकिन मिरर में जब आप खड़े होते हैं तो आपको दिखाई देता है कि अरे बिहाइंड, जितनी दूरी पर आप मिरर से हैं उतनी ही बिहाइंड वो इमेज बन रहा है। मैंने इसको जानबूझ के दिखाया है कि जो इधर राइट में है वो लेफ्ट में है। ओके, सो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट नहीं करता है, बट इट अपीयर्स टू मीट। रे ऑफ रिफ्लेक्शन, रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन do not meet at any point, at any point, rather it appears to meet, rather it appears to meet, it appears to meet। therefore आप देख लीजिए जब ये appears to meet होता है, therefore it is called virtual image। अगर वो रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं पर मिल जाता तो वो रियल इमेज बना लेता, लेकिन यहाँ पर ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहीं पर डायरेक्टली मीट नहीं कर रहा है, रादर क्या है, ऐसा लगता है कि कहीं उस साइड मिल गया है। अब आइए, ये तो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन आज सिर्फ चेहरे का मेकअप नहीं करना है, पूरे बॉडी का मेकअप करना है। ठीक है, सो पूरे बॉडी का मेकअप करना है। सो इस फिगर को हम चाहते हैं कि कुछ और स्टाइलिश बनाया जाए। शादी में आप जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं, बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। ओके, सो इसको फिर से हम डार्क बना रहे हैं और इसमें थोड़ा सा हम क्रॉस ज़्यादा दे रहे हैं, इसमें ऐसे ही छोड़ रहे हैं जानबूझ के। ठीक है, अब आप मिरर के सामने खड़े हो गए हैं, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है। ओके, सो कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, टकरा कर यहाँ फॉल कर रही है और ये ऐसे वापस आ रही है। ठीक है, ओके, यहाँ देख लीजिए, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, I1 देते हैं, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वहाँ पर भी मैं देना भूल गया हूँ, वो आप कर लेंगे कि एक रे जब ये आई थी तो यहाँ पर I1 होता, एंगल I1, ये एंगल R1, और दूसरा जब आ रहा था वो मैं देना भूल गया था, वो कर लीजिएगा प्लीज़, ये I2, ये एंगल R2 पिछले वाली इमेज में। ठीक है, अब ये देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आ गई। उसी तरह और किसी पोर्शन से, मान लीजिए इस पोर्शन से होते हुए, ऐसे तो पूरे बॉडी से आएगी, ये बात नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे नहीं जाएगी, पूरे बॉडी पे। अगर लाइट फॉल कर रही है तो यहाँ मान लीजिए ये एंगल I1, I2 एंड दिस इज एंगल R2। ओके, अब ये पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट जो यहाँ से इंसिडेंट हुई। एक चीज़ और समझ जाइए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैं बताना भूल गया कि अगर कोई रे नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होती है तो वो उसी लाइन पर वापस मुड़ जाती है। याद रखिएगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी दिए हुए सरफेस पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होती है तो वो उसी डायरेक्शन में मुड़ जाती है। देयरफॉर ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है इस सरफेस पे, मुड़ गई इधर, लेकिन इसको वापस ले जा रहे हैं तो ये इधर चला जा रहा है। इसको भी पीछे ले जाइए,
और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ये इंसिडेंट हुई नॉर्मल और वापस आ गई, और इसको भी आगे की तरफ ले जाइए और ये, ठीक है। अब क्या है, जो उधर आपका पोर्शन ये वाला बन रहा था राइट की तरफ, वो अब लेफ्ट में चला गया है, ठीक है। नाक तो मैं भूल ही गया, नाक बना ही नहीं पाया। ओके, अब ये क्या है, जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये हाथ जो मैंने ये कहा था क्रॉस दिखा रहा हूँ, वो इस पोर्शन में आ गया है। ओके, और जो सिंपल हाथ दिखा रहा था वो इधर चला गया है। मान लीजिए कि आपने ये जो भी कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है। मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ, जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अब ये आपका क्या हो गया, थोड़ा सा और ये नीचे की तरफ जाता। ओके, जो हाथ आपने इधर बनाया था, जानबूझ के मैंने बनाया था, बोला था कि क्रॉस रखते हैं उसको, वो हाथ इधर आ गया। और ये देखिए, ये जो आपने बनाया था ये वाली हाथ इधर ही रह गई, और ये आपका जो लेग है वो एज इट इज़ है। सो आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग्स, जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जो अपीयर हो रहा था अभी राइट में, वो किधर चला गया, लेफ्ट में। जो अपीयर हो रहा था अभी राइट में, वो किधर चला गया, लेफ्ट में। सो अपने अगर लेफ्ट हैंड को ऐसे मिरर के सामने दिखाएंगे तो वहाँ जो इमेज बन रहा होगा उस पर अगर आप अपना उधर से राइट हैंड डाल देंगे तो दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाएगा। क्लियर है? सो इस तरह का जब लेफ्ट साइड राइट, राइट साइड लेफ्ट हो जाए तो इसको लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। यानी जो लेफ्ट साइड है वो राइट दिखता है, वहाँ लेफ्ट जो है वो राइट दिखता है, और राइट वाला जो है वो क्या दिखने लगता है, लेफ्ट दिखने लगता है। सो दिस इज कॉल्ड द लैटरल इन्वर्जन। व्हेन इमेज इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर गेट्स इन्वर्टेड लैटरली, लैटरल मतलब आप ऐसे खड़े हो गए तो ये हैंड जस्ट उधर बनेगा, इधर जो लेफ्ट है उधर से वो राइट बन जाएगा, और ये वाला जो राइट आपका हैंड है वो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। या पाम ऐसे दिखाइएगा तो पाम का जो इमेज बन रहा है, अगर उधर से आप ऐसे हाथ रख दें उस पर तो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड का जो पाम है वो कोइंसाइड कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। सो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।